हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10 फिजिक्स का 11th चैप्टर है। बच्चों, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। अब आज हम क्या कर रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। मतलब कि एक वन शॉट वीडियो है जहां पे सारे टॉपिक्स का क्या करेंगे, रिवीजन। अब यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं कौन कौन से, पहले तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे चार्ज की, कि चार्ज क्या होते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बिना करंट फ्लो ही नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद करंट और पोटेंशियल से रिलेटेड एक लॉ होगा। इस लॉ को हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करेंगे और ओम्स लॉ में एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को देखेंगे, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखेंगे। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स का फिर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। इन कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके बाद आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम जूल्स लॉ बोलते हैं, जूल्स लॉ। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। इन सारे टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन से, कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सा हम बोल सकते हैं, ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम ले लें, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, जिस पाथ पे चार्ज फ्लो करेगा उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम बोलेंगे इसी को ही क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को फ्लो करने के लिए सर्किट तो चाहिए। अब इस सर्किट में क्या क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सर्किट में सबसे पहले तो होगा बैटरी। ठीक है बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में एक एनर्जी यूज होती है। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई भी डिवाइस बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के वर्क नहीं करेगी, अगर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रिक डिवाइस को एनर्जी देने के लिए हम जो सोर्स यूज करते हैं उस सोर्स को बोलते हैं बैटरी। बैटरी से कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट होंगी, मतलब ऐसे वायर्स यूज होंगे जो कि करंट को फ्लो करने देते हैं, और करंट को जो फ्लो करने देते हैं ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो यहाँ पे कंडक्टर यूज होंगे जिनको कनेक्टिंग वायर भी बोलते हैं। कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट होगा हमारा लोड, जैसे कि फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब कनेक्ट होंगे। ये हो गया हमारा लोड। लोड से फिर कनेक्ट हो गया एक स्विच, सर्किट को ओपन या फिर क्लोज करने के लिए। क्यों ओपन और क्लोज करना है, एक तो बच्चों देखो एनर्जी सेव करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम हमेशा ही चार्ज को फ्लो होते रहने देंगे तो यहाँ पे एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और एक टाइम पे ये बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो, इसलिए सर्किट के साथ हम क्या यूज करते हैं, की, जो कि सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। अभी सर्किट जो है वो ओपन है, और ये जो केस है ये सर्किट क्या हो गया है, ऑन। करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होती है,
कौन से पाथ सर्किट में फ्लो होती है? क्लोज्ड सर्किट में हमेशा करंट फ्लो होती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोड। इसको क्या बोलेंगे? बैटरी। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैं एक वर्ड की बात कर रहा था, इस वर्ड को चार्ज बोल रहा था। तो ये चार्ज क्या होता है? तो हम बोलेंगे चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल हमारे सराउंडिंग जो है, उस मटेरियल के पास अगर चार्ज है, दैट मींस वो चार्ज्ड बॉडी है। अभी चार्ज आता कहां से? देखो बच्चों, हर मटेरियल मिलकर बना होता है एटम्स से, और एटम्स में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिनके पास चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? चार्ज कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज काउंट होगी, और जहां पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज काउंट करेंगे। तो सर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन ज्यादा या कम कैसे हो सकते हैं? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक बॉडी हो गई ए और ये एक बॉडी हो गई बी। अभी ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, मतलब ना इनके पास प्रोटॉन एक्स्ट्रा है ना इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक अरेंजमेंट लगाएं, उस अरेंजमेंट में क्या हो जाए कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं, 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए एक्स्ट्रा। ठीक है, यहां 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए और यहां 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। अब यहां 5 इलेक्ट्रॉन कम है तो एक्स्ट्रा कौन है? प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज काउंट होगी और ये बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज काउंट होगी। अब चार्ज होता किसके पास है? चार्ज इन्हीं के पास होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है उस चार्ज को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन जो चार्ज कैरी करता है इस चार्ज को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर हो गया? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहां पे मैं माइनस लगा देता हूं। अब जो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ व्हाट इज कूलम? कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास भी इतना ही चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, और एक प्रोटॉन के पास भी इतना ही चार्ज होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, और मैं यहाँ पे अगर माइनस लगा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं आपको ये समझ में आया? एक्स्ट्रा प्रोटॉन या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन करके। अब बॉडी को चार्ज करने के मेथड कितने होते हैं? 3 मेथड होते हैं। रबिंग, या तो आप रब कर दो। इंडक्शन, एक चार्ज बॉडी के पास में अनचार्ज बॉडी को रख दो। और तीसरा होता है कंडक्शन। मेथड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब दो बॉडीज चार्ज हो जाती हैं तो ये बॉडीज एक दूसरे पे क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है या फिर रिपल्शन का भी हो सकता है। जब दो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस बोलने का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को क्या करेगी? अट्रैक्ट। ऐसे ही एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को क्या करेगी? रिपेल। एक नेगेटिव चार्ज बॉडी दूसरी नेगेटिव चार्ज बॉडी को क्या करेगी? रिपेल। ठीक है, एक जैसे चार्जेस को क्या बोला जाता है? लाइक चार्जेस, और अलग अलग चार्जेस को क्या बोला जाता है? अनलाइक चार्जेस। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बताओ बच्चों, जब मैंने इनको चार्ज कर दिया तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कितना? इस फोर्स को हम निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ होता क्या है देखते हैं। दो चार्ज बॉडीज, एक का चार्ज Q1 है दूसरे का चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन R का है। ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे
और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। दोनों को लाइक चार्जेस मान लेते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा किसके, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है डिस्टेंस का, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमको अगर Q1 और Q2 की वैल्यू दे दें, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दें और K की वैल्यू भी दे दें, K की वैल्यू ऐसे तो आपको पता होनी चाहिए, फिर भी 10th क्लास में आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें रख करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है फोर्स कैलकुलेट करने का मेथड। अब चार्जेस से रिलेटेड क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं, 3। चार्जेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कौन कौन सी हैं ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और थर्ड कौन सा होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बच्चों क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो एक मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होगा या फिर उसके मल्टीपल के इक्वल होगा। सर ये क्या हो गया, जैसे कि बच्चों एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा या 4 जाएगा। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 2.3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू इतना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बॉडी के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां का चार्ज हो जाएगा -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और n इलेक्ट्रॉन चले गए तो n कुछ भी हो सकता है, एक इंटीजर। तो n इलेक्ट्रॉन अगर चल जाएंगे तो वहां से अपन को क्या मिल जाएगा, बॉडी का चार्ज मिल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये जो E है, E को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, जिसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोला जाता है। बॉडी का मिनिमम पॉसिबल चार्ज इतना हो सकता है, प्लस में या माइनस में। फिर उसके बाद अगला चार्ज कौन सा होगा, ये। फिर उसके अगले बाद 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से अपन को क्या मिला, Q = NE। देखते हैं, हमको बोला हुआ है 1 कूलम चार्ज और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दो, Q की जगह पुट कर दो 1, N की जगह पुट कर दो N, और E एलिमेंट्री चार्ज, ये तो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों मैं अभी साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑब्वियसली ये चार्ज मैंने इलेक्ट्रॉन का ही रखा है। n फाइंड आउट करना है तो ये पूरा नंबर कहां आ जाएगा, डिवाइड में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो सॉल्व कर देना, बट आपको ये सीधा याद होना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्ज में
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कूलाम अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है या फिर बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों कोई भी अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो, नॉन यूनिफॉर्म या फिर इर्रेगुलर बॉडी हो, और वो इर्रेगुलर बॉडी जब चार्ज होगी तो सब जगह से अनइक्वल चार्ज होगी। ये एक इर्रेगुलर बॉडी है। क्या जरूरी है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे, जितने एक्स्ट्रा यहाँ पे रहेंगे उतने ही यहाँ, उतने ही यहाँ, उतने ही यहाँ? मैटर सब जगह अगर अलग अलग है तो चार्ज भी सब जगह अलग अलग होगा। कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ चार्ज -2q है, यहाँ चार्ज +3q है और बीच में चार्ज -q है। अब बताओ बॉडी का चार्ज कितना है? तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमको ये बताता है कि बॉडी का अगर चार्ज बताना है तो सारे चार्जेस का एल्जेब्रिकली सम कर दो। एल्जेब्रिक सम बोलने का मतलब ये है कि साइन के साथ आप प्लस कर दो। +q -q ये तो कैंसिल हो गया, 0। -2q +3q, तो चार्ज कितना आ गया बॉडी का? q। मैं बोलूंगा कि बॉडी का चार्ज जो है वो +q है, ठीक। बट अलग अलग जगह पे चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको ये बताता है कि चार्ज को कभी भी प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे एनर्जी होता है, एनर्जी को नहीं प्रोड्यूस करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ओनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही तो ट्रांसफर करते हैं। सेम कंसेप्ट चार्जेस के साथ भी फॉलो होता है। चार्जेस को ओनली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांसफर करने के जो मेथड्स होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कौन सा? रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन। ये 3 मेथड्स होते हैं बॉडी को चार्ज करने के, जहां पे बॉडी चार्ज का ट्रांसफर किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है। ओके, ये हो गई हमारी चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अगला हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर चार्ज फ्लो करने लग जाए, कोई एक ऐसा अरेंजमेंट लगाते हैं, उस अरेंजमेंट से चार्ज क्या करने लग जाए? फ्लो करने लग जाए। सर चार्ज कैसे फ्लो कर सकता है? बच्चों हम ऐसा मटेरियल ले लें, सपोज करो ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब कि कॉपर का वायर है। इस कॉपर के वायर की खास बात यह है कि रूम टेम्परेचर में इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। क्या है इसमें? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम एक ही डायरेक्शन में चलने के लिए फोर्स कर दें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे तो हम ये बोलेंगे चार्ज का फ्लो हो रहा है। और चार्ज का जो फ्लो है यही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। बट बच्चों ओनली चार्ज का फ्लो होना मैटर नहीं करता है। मैं सपोज करो 2 अलग अलग सिस्टम है, एक सिस्टम ये है और दूसरा सिस्टम ये है। यहां पे भी 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और यहां पे भी 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। बट कंडीशन क्या है कि यहां पे जो 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है 1 ईयर में, और यहाँ पे जो 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1 सेकेंड में। तो यहाँ टाइम कम है बट यहाँ टाइम ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जब हम देंगे तो डेफिनेशन इस टाइप से देंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी सर्किट में जब टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो उस फ्लो को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो होती है, ओपन सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कूलाम होती है, टाइम की यूनिट की बात करूं तो वो सेकंड होती है। कूलाम पर सेकंड यूनिट हो जाएगी किसकी? करंट की। और कूलाम पर सेकंड को ही एक नया नाम दे देते हैं एम्पियर। अब आपसे पूछ लें कि भाई 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर करंट को डिफाइन देखो कैसे करते हैं। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन द करंट इन सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 कूलम का चार्ज, बच्चों 1 कूलम चार्ज अभी बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।
तो 1 सेकंड में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाए सर्किट में तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ी वैल्यू है। ये हमने करंट को डिफाइन कर दिया। करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ओनली काउंट होगा। तो सर हमको तो ऐसे बताया जाता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव पे एंटर करती है। बच्चों इसको समझने के लिए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तभी आपको ये समझ में आएगा कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के और नेगेटिव में ही क्यों आती है। इसको समझते हैं। बच्चों क्या होता है, अभी अगर मान लो एग्जाम का टाइम आ जाए, जैसे आपके बोर्ड्स होंगे मार्च में या फरवरी में, जब आपके बोर्ड्स होंगे तो उस टाइम पे आपके पढ़ने की जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी तो आपको टीचर्स भी, पेरेंट्स भी या बहुत से लोग आपसे बोलते होंगे कि बेटा पढ़ लो, लेकिन तुम अभी आराम से क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। 10th क्लास में आए हो, उसको क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो। बट एग्जाम टाइम आते ही ऐसा नहीं होगा। एग्जाम टाइम पे चाहे आपका मन हो पढ़ने का या ना हो, आप खुद ही पढ़ाई करना क्या कर दोगे? स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप पे एक प्रेशर है। आप पे क्या है? प्रेशर है। उस प्रेशर के कारण आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आपको परफॉर्म करने का प्रेशर रहेगा, परसेंटेज लाने का प्रेशर रहेगा, इसलिए आप क्या करने लग जाते हो? पढ़ने लग जाते हो। ऐसे ही एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रैंडमली डायरेक्शन में जाते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो नेट फ्लो होता ही नहीं चार्ज का। नेट फ्लो ना होने के कारण इसमें कोई करंट भी नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ अरेंजमेंट लगाएं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में जाने लग जाएं, तब बोला जाएगा कि करंट फ्लो हो रही है। इसके लिए यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब देखते हैं पोटेंशियल क्या होता है। ये एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये एक ऐसा स्पेस है जो कि इंफिनिटी पे। बच्चों यहाँ पे इंफिनिटी बोलने का मतलब आउट ऑफ जोन हो गया, ठीक है। इस चार्ज का उस जगह पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा भी तो उस पर कोई भी असर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम रिपल्शन बोलेंगे। क्या ये उस वाले चार्ज को रिपेल करेगा? नहीं करेगा। तो क्या इसके पास एबिलिटी है? इसके पास एबिलिटी नहीं है। कहां पे? इस जगह पे। इस पॉजिटिव चार्ज के पास इस पॉइंट पे कोई एबिलिटी नहीं है इसको रिपेल करने की। बट क्या हो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख दें तो क्या अब रिपेल करेगा? हाँ, अब रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके जोन में आ चुका है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास एबिलिटी है इसको रिपेल करने की। ये रिपेल करके वापस इसको दूर फेंक देगा। और कहां तक फेंकेगा? जहां तक इसका जोन है, इंफिनिटी तक फेंकेगा। ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाना हो तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, बट वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वर्क? क्योंकि ये लगा रहा है फोर्स उधर की तरफ, तो इधर की तरफ भी कोई फोर्स लगाने वाला होना चाहिए। इसको फोर्स लगा करके यहां से लेके यहां तक ले आए और पकड़ के रख दिया। कभी भी किसी बॉडी पे या चार्ज पे अगर वर्क होता है तो वो वर्क एज अ एनर्जी क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खा के खाने में जो भी एनर्जी थी वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्टोर हो जाती है और कुछ कंटिन्यूअस यूज आ रही है। जैसे मैं देखो लगातार मूवमेंट कर रहा हूँ, इधर उधर चल रहा हूँ, तो मैंने अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर रखी है। उस एनर्जी का यूज करके ही मैं मूवमेंट या फिर मूवमेंट कर पा रहा हूँ या फिर आपको पढ़ा पा रहा हूँ। इस चार्ज के पास भी एनर्जी आ गई। क्यों आई? क्योंकि इस पे वर्क किया। वर्क करने के कारण इसमें क्या आ गई? एनर्जी। अब ये एनर्जी इसके पास अगर आ गई और इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये वापस उधर की तरफ चल जाएगा। आप
किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये मार्कर है, ये मार्कर जमीन पे गिर गया, इस जमीन से उठा करके मैंने इसको यहां तक लाके रख दिया, वो पकड़ के बैठा हूं, तो क्या इस मार्कर के पास एनर्जी है? हाँ, एनर्जी स्टोर हो चुकी है। जैसे ही छोड़ूंगा ऊपर तो नहीं जाएगा, ये नीचे ही गया। कहां गया? ये नीचे। इसलिए हम बोलेंगे कि जब इस चार्ज पे वर्क किया है तो वो वर्क भी क्या हो जाएगा इसमें, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जब इस चार्ज को छोड़ेंगे वापस वहीं चल जाएगा। हालांकि खुद नहीं जाता, ये रिपेल कर रहा है। इस पॉइंट को अगर पी पॉइंट बोले, हमने वर्क कहां से कहां तक का किया? इंफिनिटी से पी तक का किया है। तो चार्ज पे इंफिनिटी से पी तक का जो वर्क करते हैं, किस पे? चार्ज पे इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मतलब इसके पास पोटेंशियल आ चुका है, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। और वो पोटेंशियल भी कितना है? W इंफिनिटी P अपॉन Q। अगर पोटेंशियल होगा तो चार्ज फ्लो कर सकता है, पोटेंशियल नहीं होगा तो चार्ज फ्लो कर ही नहीं सकता। इसको छोड़ेंगे, बताओ कहां जाएगा? वहां जाएगा इंफिनिटी पे। ऐसे ही अगर दो अलग अलग पॉइंट हो जाएं, एक पॉइंट हो जाए A और एक पॉइंट हो जाए B, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? VA होगा। और यहां पोटेंशियल कितना होगा? वो पोटेंशियल VB होगा। अब इंफिनिटी से A तक लाएं तो इंफिनिटी से A तक का वर्क करना पड़ेगा, और इंफिनिटी से B तक लाएं तो इंफिनिटी से P तक का वर्क करना होगा। बट मैं आपको कह रहा हूं कि A से B तक लाएं तो वर्क कितना होगा? A से B तक लाएंगे अगर, तो वर्क होगा हमारा वर्क AB। और किसको लेके आए? पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए Q होगा। अब इस चीज को हम पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं है, यहां पे भी कुछ पोटेंशियल है और यहां पे भी कुछ पोटेंशियल है। तो दो अलग अलग पोटेंशियल वाले पॉइंट्स ले लिए, तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे कैसे? VB माइनस VA। VB माइनस VA बोलने का मतलब ये होगा कि ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, इसको ऐसे समझो, पॉजिटिव चार्ज जो है जिसने पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है, उसके ज्यादा पास वाला पॉइंट कौन सा है? ये B पॉइंट है। तो ये पास में, इसलिए यहां हायर पोटेंशियल, ये दूर है इसलिए यहां लोअर पोटेंशियल। अब यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज रख दें हम, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन रख दे तो देखो, इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होगा इससे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आएगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट की बात करें, वर्क की यूनिट होती है जूल, क्यू की यूनिट होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम यूनिट हो गई पोटेंशियल की। सेम यही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की भी होगी, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को एक और नाम देते हैं वोल्ट। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर 1 वोल्ट कितना होगा? अगर 1 वोल्ट फील करना हो तो बच्चों 1 वोल्ट तो नहीं, 1.5 वोल्ट अगर आपको फील करना है तो आप सेल के दोनों टर्मिनल जो होते हैं उनको टच कर लो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा 1.5 वोल्ट का। इससे ज्यादा पोटेंशियल मत लेना बच्चों, है ना, ज्यादा पोटेंशियल डेंजर होता है। और यहाँ पे जो करंट लगती है वो डायरेक्ट करंट लगती है, बहुत खतरनाक झटका देती है। पोटेंशियल हमको फील ही क्यों करना है पहली बात तो, ठीक है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। सर 1 वोल्ट होता कितना है, इसकी डेफिनेशन बताओ। एक चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है, एक चार्ज बॉडी जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलाम। इफ 1 कूलाम चार्ज is moved from point A to B and work done on this charge is 1 joule, then the potential difference between 2 points is 1
वोल्ट। डेफिनेशन आप बुक की ही करना, ठीक है, मैंने तो आपको बना करके बताई है, बट आप कौन सी डेफिनेशन लेना, बुक में जो लिखी हुई है। अब बच्चों कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज करो कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, यहां पोटेंशियल VA है और यहां पोटेंशियल VB है। हायर पोटेंशियल ए पे है बी से। ये कंडक्टर है, मतलब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स कभी फ्लो होते ही नहीं है। अब बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता होगा तो वो कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल पे जाने की कोशिश करेगा। कहां पे? लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे उसको रिपल्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोअर पोटेंशियल पे उसको रिपल्शन क्या मिलेगा? कम। तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। एंड व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा। इसको देखते हैं। अब हम करंट भी पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करते हैं, उस छोटे से सर्किट में एक बार वापस करंट और पोटेंशियल की बात करते हैं। ये हो गया हमारा लोड, ये हो गई बैटरी। बैटरी क्या काम करती है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है। हालांकि सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, और ये किस फॉर्म में प्रोवाइड कराती है? पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। बच्चों ये बैटरी जो होती है, बैटरी का ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, और ये जो छोटे वाले टर्मिनल्स हैं ये लोअर पोटेंशियल होता है। हायर पोटेंशियल हो गया ये, लोअर पोटेंशियल हो गया ये। अभी सर्किट देखो क्लोज नहीं है, ये सर्किट को कर दिया क्लोज। जब सर्किट को क्लोज कर दिया तो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने लग जाएंगे। ये रहा लोअर पोटेंशियल, ये रहा हायर पोटेंशियल। सीधा यहां से इधर जंप नहीं मारेंगे, ये यहां से चलते हुए आएंगे, चलते हुए आएंगे, चलते हुए आएंगे, चलते हुए आएंगे, यहां तक आएंगे, घूमते हुए फिर यहां से इधर आ जाएंगे। क्या चार्जेस का फ्लो हुआ? कौन से चार्जेस का फ्लो हो रहा है? नेगेटिव। अच्छा, तो इधर से प्रोटॉन निकलते होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। बच्चों प्रोटॉन्स कभी भी फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में बाउंड हो रखे होते हैं। फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां होता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो करते होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता होगा। करता नहीं है, करता होगा। और कितना चार्ज फ्लो करता होगा? जितना नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता हुआ होगा। और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और ये चीज हमने एज्यूम की हुई है, इसलिए इसी करंट का एक और नाम है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। किसी की स्टार्टिंग हुई है तो उसकी एंडिंग भी होती होगी, ठीक है। कोई आया है तो कोई जाएगा भी सही। सीढ़ियों से अगर हम ऊपर जा सकते हैं तो उन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे भी आ सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर फ्लो होगा, ठीक है। और इसी को पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि पॉजिटिव वर्ड कभी यूज नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में बोलते ये हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम ना पॉजिटिव बताते हैं ना नेगेटिव, ये अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव चार्ज की बात चल रही है। फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसी करंट का एक और नाम क्या है? कन्वेंशनल करंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। बच्चों ओम्स लॉ डिफाइन होगा रूम टेम्परेचर एंड गिवन मटेरियल के लिए। आपको डेफिनेशन या लॉ जब भी लिखोगे तो इन दोनों चीजों को मेंशन जरूर करना, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो इस लॉ के जो रिजल्ट हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
एट अ रूम टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन मटेरियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू इट। क्या बोल गया ये मैं बता रहा हूं। ये एक सर्किट, ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर का प्रेजेंटेशन अब मैं ऐसे दूंगा। इस कंडक्टर से हमने जोड़ी हुई बैटरी। क्या यहां पे करंट फ्लो होगी? हाँ करंट फ्लो होगी। करंट यहां से जाकर के इस तरह से जाकर के और ऐसे जाएगी। तो यहां पे मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, एक पॉइंट ले लूं ए और एक पॉइंट ले लूं बी। करंट ए से बी जा रही है कि बी से ए जा रही है? करंट ए से बी जा रही है। बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है और इसमें जो पोटेंशियल देना था वो पोटेंशियल इसको दे दिया है। इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंडक्टर, ये V जो है वो किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। जितनी ज्यादा करंट यहां से जाएगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और ये करंट को डिसाइड कौन करता है? ये करंट को डिसाइड करती है ये करंट यहीं से निकलती है, हालांकि करंट को डिसाइड करता है ये। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं R। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है बताता हूं। R अगर हम निकालें तो ये हो गया V by I, जो कि हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। सर अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 1 एम्पियर की करंट थी, तो आपने बोला कि V अपॉन I कांस्टेंट होता है। सर 5 अपॉन 1 किया मैंने, ये हो गया 5। अब सर मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की और करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, तो देखो सर ये हो गया 10। ऐसे नहीं होता है बच्चों। आपने पोटेंशियल तो बढ़ा दिया 20, बट आपको करंट भी उसी अमाउंट में बढ़ानी पड़ेगी। करंट भी उसी अमाउंट में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये R जो है, ये R हमेशा कांस्टेंट रहता है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो या फिर जब तक आप इस मटेरियल को ही चेंज नहीं कर दो, तब तक R की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब V अगर 20 हो चुका है, हमको वैल्यू कितनी लेके आनी है? 5, तो करंट भी 4 ही होगी। ठीक, तभी जाके हमारा आंसर कितना आएगा? 5। V by I की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट। और V by I की वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस करंट। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट का अपोज करती है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है, अपोज उतना ही ज्यादा होगा, तो करंट भी क्या होगी? कम। यहां से जो करंट निकली है उस करंट को डिसाइड किसने किया है? उस करंट को डिसाइड किया है यहाँ के रेजिस्टेंस ने। ये रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता तो यहां से करंट की वैल्यू बहुत कम होती, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होता तो यहां से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती। अब बच्चों V और I दो चीजों का यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, वो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखो। इधर ले लेते हैं I, इधर ले लेते हैं V। V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो अगर कांस्टेंट है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट। वो इस टाइप से कर्व नहीं होगा, इस टाइप का ग्राफ कभी नहीं आएगा V और I के बीच में। ठीक है, अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो ओम्स लॉ जब भी फॉलो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो स्ट्रेट लाइन किसको बताएगी? रेजिस्टेंस को। यहां एक कंपेरिजन कर लेते हैं। दो अलग अलग ग्राफ बना रखे हैं, दो अलग अलग कंडक्टर हैं। एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस हो गया R2। बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसका स्लोप ज्यादा है। सर हमको कैसे पता पड़ेगा किसका स्लोप ज्यादा है? आप I से या X एक्सिस से एंगल देख लो किसका ज्यादा है। जिसका एंगल ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा है। और यही एग्जाम में इधर V करके दे दें और इधर I करके देखें, तो फिर आप एंगल कौन सा वाला देखोगे? एंगल आपको हमेशा I वाली एक्सिस से देखना है। अब इसका स्लोप ज्यादा हो चुका है, दैट मींस इसका रेजिस्टेंस क्या है?
ज्यादा है। ये हो गया आपका कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। यहां पे हमारी एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई। इस नई फिजिकल क्वांटिटी को हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और ये कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? आर का एक फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। बच्चों कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो, वो किसी न किसी मटेरियल से तो बनेगा, किसी न किसी मटेरियल से बनेगा। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो हर मटेरियल की क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। मतलब हर मटेरियल जो होता है वो करंट का अपोज करने की कोशिश करता है। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो करंट का अपोज भी क्या करेगा? ज्यादा। हाईएस्ट रेजिस्टिविटी जिसकी होगी वहां करंट का अपोज क्या होगा? ज्यादा। और लोएस्ट रेजिस्टिविटी जिसकी होगी वो करंट का अपोज भी क्या करेगा? कम। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल ही हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। लोएस्ट रेजिस्टिविटी जो होती है वो सिल्वर की होती है, सिल्वर यूज कर नहीं सकते। उसके बाद आता है कॉपर। क्या आता है? कॉपर। इसलिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं हमारे घर पे या हमारी जो डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है, उस डोमेस्टिक वायरिंग में कौन सा मटेरियल यूज होता है? कॉपर का। क्यों यूज होता है? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम। ठीक है, रेजिस्टिविटी आपको समझ में आ गया? रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी दैट मींस करंट का अपोज ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम। हम कुल मिला के रेजिस्टिविटी अगर कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो खुद ही करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ के। लेंथ जितनी बड़ी हो जाएगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास दो वायर हैं, एक वायर जिसकी लेंथ L है और एक दूसरा वायर जिसकी लेंथ 2L है। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ डबल है। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका 2R होगा, इसका R/2 है तो इसका R होगा। ये अगर R है तो ये 2R, ये अगर R/2 हो गया तो ये R हो जाएगा, क्योंकि R/2 का डबल कितना होता है? हाफ का डबल कितना होता है? 1 ही तो होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों इसको बोला जाएगा, ये अगर कंडक्टर है तो ये जो एरिया है इसी को क्या बोला जाएगा? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा करंट को फ्लो करने के लिए उतनी ज्यादा सरफेस रहेगी। ठीक है, और करंट जो होती है वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। सरफेस जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा क्या रहेगी? करंट। इसलिए बोला जाता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया हम रखना चाहते हैं ज्यादा तो रेजिस्टेंस खुद ही क्या हो जाएगा? कम। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है L। अब इस लेंथ को क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया। देखो बच्चों, लेंथ को हाफ करने से क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया। ये वही वाली वायर है जो हमने हाफ किया है, हाफ वाली लेंथ को इसी के साथ ही रखा है। लेंथ हो गई हाफ, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया देखो क्या हो गया? डबल हो गया ना। तो रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? जब लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शन एरिया A था, रेजिस्टिविटी रो थी, तो रेजिस्टेंस इतना था। जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रो, लेंथ हमने कर दी है आधी और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हो चुका है डबल। R डैश इक्वल टू रो L, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू 2 4। इसी को क्या बोल सकते हैं? पुराना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 टाइम्स हो गया पुराने रेजिस्टेंस के। नया रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/4। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको कम करना तो आप ऐसे कम कर सकते हो, एरिया बढ़ा दो, लेंथ को क्या कर दो? कम। इस टाइप से रेजिस्टेंस को जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमने देखा। 3 ही फैक्टर्स थे, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बच्चों क्या होता है
हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेजिस्टेंस कम ज्यादा अगर चाहते हैं, जैसे मेरे पास सपोज करो ये 3 वायर पड़े हैं, अब इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है, बट मुझे रेजिस्टेंस चाहिए था 6 ओम, तो मैं इन तीनों का यूज कर करके 6 ओम रेजिस्टेंस ला सकता हूं। ऐसे अगर मुझे चाहिए 1 ओम, तो इन तीनों का यूज करके मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस ला सकता हूं। और इसको हम देखेंगे किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में। रेजिस्टर्स के 2 टाइप के कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और दूसरा हो जाएगा पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस कंडक्टर की या रेजिस्टर की एक लेंथ कनेक्ट हो जाए इसकी दूसरी लेंथ के साथ, और इसकी जो दूसरी लेग है वो कनेक्ट हो जाए इसकी फर्स्ट लेग के साथ। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। एक रेजिस्टर कनेक्ट हो दूसरे के साथ, दूसरा वाला कनेक्ट हो तीसरे के साथ। इस टाइप से इसी को बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आ गया, सर्किट ऑन करेंगे, यहां से क्या फ्लो होगी, करंट। इस करंट का अपोज कौन करेगा, ये तीनों ही करेंगे। तीनों अपोज करने के बाद जितनी करंट फ्लो करा रहे हैं वो करंट आई है। अब बताओ यहां पे करंट क्या डिवाइड होगी, नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, नहीं, नहीं। बच्चों करंट कब डिवाइड होगी, जब उसको दूसरा पाथ मिलेगा। यहां पाथ ही नहीं मिल रहा, एक ही पाथ है तो उसी पाथ पे चलती तो रहेगी। तो सीरीज में इन तीनों से करंट क्या जाएगी, सेम ही जाएगी। यहां से करंट, यहां से करंट, यहां से करंट, तीनों से क्या जाएगी, सेम। बट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, सेम होगा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, देखो यहां से करंट गई, यहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कंसीडर कर लेते हैं कि ये 9 वोल्ट की थी और इसने ले लिया 5 वोल्ट। एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट यहां पे है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं होगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR1, इतना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। 5 वोल्ट तो ये खा गया, तो क्या ये दोनों 5 खा सकते हैं, नहीं, टोटल तो 9 वोल्ट की बैटरी है। फिर यहां पे करंट गई आई, रेजिस्टेंस था R2, IR2 को मल्टीप्लाई किया तो यहां का पोटेंशियल आ गया। 5 ये खा चुका था, 2 इसने खा लिया, कितना हो गया 7, बचा हुआ 2 खाएगा। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है और करंट क्या होती है, सेम। पोटेंशियल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, V1, V2, V3 में, V1, V2, V3 में। V क्या है बच्चों, V टोटल पोटेंशियल है। तो टोटल पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR होता है। तो करंट तो लिख दो सर्किट की, I को सर्किट करंट बोला जाएगा, और R कौन सा लिखेंगे, सर्किट का। RS इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे रजिस्टर सीरीज में थे। V1 की वैल्यू पुट कर दें, IR1, IR2, IR3। सब में से I अगर कॉमन आ जाएगा तो इधर से कट जाएगा और RS आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों यहाँ पे मैंने डेरिवेशन जो है शॉर्ट में किया है, ठीक है। आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो इसके डिटेल वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट भी बना रखी है, आप उसमें जाकर के डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। ये हम एक 1 शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में क्या है कि इन सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहे हैं तो पहले डिटेल वाले वीडियो देखो, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो गया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है बच्चों, इसकी एक लेग, इसकी एक लेग और इसकी एक लेग, इनको कनेक्ट कर देते हैं एक तरफ, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया, और इनकी जो बची हुई लेग्स है उनको भी कनेक्ट कर दिया एक तरफ। इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमारे घर पे भी होता है।
ये हो गया एक रजिस्टर, ये हो गया दूसरा रजिस्टर, ये हो गया तीसरा रजिस्टर, R1, R2, R3। देखो यहाँ पे कॉमन लैग आ गई, हालांकि कॉमन लैग इसको भी बोल सकते हैं अपन, इसको भी बोल सकते हैं, और ये भी कॉमन लैग हो गई। इन कॉमन लैग से अपन ने जोड़ दी एक बैटरी, बैटरी से जोड़ दिया स्विच, और स्विच से आ गया ये। जब सर्किट ऑन करेंगे यहां से क्या निकलेगी, करंट निकलेगी, बैटरी रीबूट की है। और बच्चों देखो करंट यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पे भी डिवाइड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे देखो करंट कंफ्यूज हो रही है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं यहां जाऊं, मैं यहां जाऊं, मैं उधर जाऊं। तो ये बोलेंगे सब जगह आना पड़ेगा, ठीक है। अब करंट बोल रहे नहीं मैं सब जगह नहीं जाऊंगी, तो ये वाला क्या बोल रहा है कि मेरा रेजिस्टेंस बहुत कम है, मैं अपोज बहुत कम करूंगा, तो यहां से करंट मैक्सिमम जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी, और इस वाली ब्रांच से जो करंट जाएगी वो I1 जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ से करंट गई I2, और यहाँ पे इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी वो कौन सी जाएगी, I3। इसलिए पैरेलल सर्किट में करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। बच्चों हमारे घर पे बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, फैन भी लगा हुआ है, ट्यूबलाइट भी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक आयरन भी है। तो क्या सबको सेम करंट चाहिए, नहीं, सबको करंट अलग अलग चाहिए। ट्यूबलाइट को बहुत कम करंट चाहिए, बहुत कम करंट पे बेचारी काम कर देती है ट्यूबलाइट, लेकिन फैन जो बोलेगा नहीं मैं तो 0.5 एम्पियर की करंट लूंगा, ट्यूबलाइट बोलेगी मैं तो 0.1 एम्पियर में खुश हूं, ठीक है। तो सब जगह करंट अलग अलग है, क्यों, क्योंकि ये सब पैरेलल डिवाइसेस में कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर ये सब सीरीज में होते तो सब में सेम करंट जाती, पंखे में अगर 0.5 जा रही है तो ट्यूबलाइट में 0.5 जाती, और 0.5 पे ट्यूबलाइट बोलती हुई माँ, ट्यूबलाइट क्या हो जाती, खराब। भाई आपकी खाना खाने की एबिलिटी है 3 चपाती, और आपको जबरदस्ती ठूस दें 15-20 चपाती, तो आप क्या करोगे, फूड पॉइजनिंग ही होगी, वॉमिटिंग होगी। सिमिलरली ट्यूबलाइट के साथ भी होगा, जितनी करंट उसको चाहिए ही नहीं उतनी करंट हमने उसको दे दी, ठीक है। तो ट्यूबलाइट क्या हो जाएगी, खराब। ट्यूबलाइट खराब होते ही सर्किट ओपन हो जाएगा, और पंखे में भी करंट जानी क्या हो जाएगी, बंद। इसलिए हम अपने घरों में जो कनेक्शन रखते हैं वो कौन से रखते हैं, पैरेलल। हाँ ये आप बोल सकते हो कि पंखे को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 220 मिल रहा है, ट्यूबलाइट को भी 220 मिल रहा है, एसी को भी 220 मिल रहा है, पोटेंशियल सबको 220 मिल रहा है, लेकिन करंट सबको अलग अलग मिलती है। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, I1 R1, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, I2 R2, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, I3 R3। I1 R1, I2 R2 और I3 R3 ये इक्वल होंगे, ठीक है। और सब किसके इक्वल होंगे, V के। तो मैं I1 की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो कितनी होगी, I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 कितना होगा, V बाई R2, और I3 कितना होगा, V बाई R3, V बाई R3। सारी करंट्स को अगर रखें तो वो I के इक्वल ही होगा, सारी करंट्स का सम किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। I टोटल करंट है, और टोटल करंट आपको कैसे मिलेगी, टोटल पोटेंशियल डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को हम आरपी बोलते हैं, क्योंकि ये सब पैरेलल में, P इंडिकेट कर रहा है किसको, पैरेलल को। V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, V कॉमन आकर कट जाएगा और बचेगा 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आता है जूल्स लॉ। बच्चों अब मैं इसको सारे को क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। क्योंकि हमारा मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जूल्स लॉ। बच्चों क्या होता है, कोई भी कंडक्टर जो होता है उसमें से करंट तो जाती है, हाँ भाई करंट तो जाती है। अगर करंट जाएगी तो करंट का अपोज भी होगा, हाँ भाई होगा। और करंट का अपोज जो होगा वो कितना होगा, और ये अपोज किस फॉर्म में होगा, ये अपोज होगा हीट की फॉर्म में।
हीट यहाँ पे क्या होगी, डिसिपेट होगी। मतलब सिंपल सा बोलने का मतलब यहाँ पे हीट फॉर्म होगी। करंट को जाना पड़ रहा है, अपोज हो रहा है उसके बाद भी, ठीक है। आपके फ्रेंड्स लोग आपको पार्टी में नहीं बुला रहे, लेकिन आप जबरदस्ती पार्टी में जा रहे हो, तो वहां पे थोड़ी बहुत जिल्लत तो सहनी पड़ेगी ना। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। किसने बोला, जूल्स ने बोला है, मैंने नहीं बोला। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर, हीट इज प्रोपोर्शनल टू टी। व्हाट इज टी? टी इज अ टाइम। तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ये क्या होती है, हीट। किसने दिया, जूल्स ने। अब इसी लॉ का यूज करके हमने बहुत सारी डिवाइसेस बनाई। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि जूल्स का जो हीटिंग इफेक्ट है, या लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, इस लॉ का यूज कहाँ करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। इलेक्ट्रिक आयरन का यूज क्या में करते हैं, कपड़ों में वो जो सल लगे हुए हैं उन सल को हटाने में, ठीक है, क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो आयरन के अंदर क्या काम किया जाता होगा, आयरन के अंदर ऐसा मटेरियल लगाया जाता होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, करंट वहां पे ज्यादा से ज्यादा जाए, इसलिए जो आयरन की पावर कॉर्ड है, ये सपोज करो आयरन हो गई, अंदर तो मटेरियल लगा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां से करंट जाएगी तो सही आयरन के अंदर, इसका रेजिस्टेंस कम रखेंगे, इसका रेजिस्टेंस अगर कम रखेंगे तो इसमें करंट ज्यादा से ज्यादा जाएगी। पावर कॉर्ड बनाई जाती है कम रेजिस्टेंस वाली, लेकिन अंदर का जो मटेरियल होता है वो होता है हाई रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। करंट भी ज्यादा हो गई, आर भी ज्यादा हो गया। अब आप जब भी आयरन को ऑन करते हो, हाथ हाथ थोड़ी प्रेस करने लग जाते हो, 1-2 मिनट रुकते हो, क्यों? क्योंकि आप टाइम दे रहे हो। ये जूस ने आपको नहीं बताया, ये आपको आपके दिमाग ने बताया है कि आयरन को रखेंगे तो 1-2 मिनट लगेंगे। मतलब आप भी तो क्या कर रहे हो, टाइम दे रहे हो। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हमारी कोई भी डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे फैन सपोज करो सुबह से चल रहा है, 10 घंटे चल गया, अब फैन को बंद करके जब फैन को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो फैन क्या होता है, बहुत गर्म होता है भाई, हाथ लगा मत लेना। फैन क्या होता है, गर्म। क्यों? क्योंकि वहां पे करंट का अपोज हुआ है, तो वहां पे भी हीट प्रोड्यूस हुई है या हीट डिसिपेट हुई है। अब हीट जो है एक टाइप का लॉस है। कभी कभी ये लॉस हमारे वेस्ट का होता है और कभी कभी हम जानबूझ करके चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो। इलेक्ट्रिक आयरन में तो हम चाहते हैं हीट प्रोड्यूस हो। एक हो गया फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है सर्किट को ओपन करने का। सर्किट को ओपन क्यों करेंगे भाई, सपोज करो कि आपके घर के अंदर कोई ऐसा डेंजर आदमी घुसने की कोशिश करे जिससे आपको डर हो, ठीक है, या फिर आपको डेंजर में आ जाओ आप, तो आप क्या करोगे, आपके गेट बंद कर लोगे घर के। सिमिलरली जब घर के बाहर से ज्यादा अमाउंट की करंट आ जाए, ज्यादा अमाउंट की करंट क्यों आ गई, आपने सारी डिवाइसेस को ऑन कर दिया, फ्रिज को भी ऑन कर दिया, फैन को भी ऑन कर दिया, एसी को भी ऑन कर दिया, जितनी भी डिवाइसेस सबको ऑन कर दिया, तो ये सब करंट लेंगे। तो करंट आएगी कहां से, बाहर से। जब बाहर से बहुत ज्यादा करंट आ जाएगी तो हो सकता है कि आपके जो वायरिंग है, इंटरनल वायरिंग, वहां पे क्या हो, हीट प्रोड्यूस हो, और उस हीट प्रोड्यूस होने के कारण वायरिंग ब्रेक हो जाए। प्लास्टिक ही तो लगा होता है वायर्स के ऊपर, वो इंसुलेशन अगर जल जाएगा तो वायर्स कांटेक्ट में आ जाएंगी, और दो वायर्स अगर कांटेक्ट में आ जाएं, 2 टाइप की वायर होती है यहाँ पे, एक वाली वायर जो करंट को लाने का काम करती है, एक वो वायर जो करंट को ले जाने का काम करती है। तो जब ये दोनों वायर्स कांटेक्ट में आ जाएंगी, ऐसे सर्किट को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो आग लग सकती है। तो बताओ अब, क्या हम अपने घर के अंदर ज्यादा करंट आने देंगे? नहीं। तो क्या हम करंट को रोकने बैठेंगे क्या, ताकि हम झटके लेते रहें? नहीं। इस करंट, एक्स्ट्रा करंट को रोकने का काम कौन करेगा, फ्यूज। तो फ्यूज एक अरेंजमेंट है जो कि ज्यादा करंट जब आती है तो सबसे पहले करंट जो है फ्यूज से जाती है। फ्यूज में इस टाइप से एक वायर लगा होता है, जब करंट इस फ्यूज से जाएगी तो ये वाली चीज गर्म होती जाएगी, और गर्म होती जाएगी तो एक कंडीशन पे ऐसी आ जाएगी कि मेल्ट होकर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मेल्ट होकर अगर ब्रेक हो जाएगी तो ज्यादा करंट अगर आ भी रही होगी तो आने से रुक जाएगी। पहले के टाइम पे फ्यूज बहुत यूज होते थे, आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका नाम है MCB,
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि एक टाइप के फ्यूज की तरह ही बिहेव करते हैं। अलग अलग स्विचेस होते हैं, रेड कलर के, ब्लू कलर के, आपने देखा होगा। तो जब ज्यादा करंट आ जाती है, फ्यूज नीचे हो जाता है, वो जो बटन है, स्विच है, वो नीचे हो जाता है, उस स्विच को वापस ऊपर कर देते हैं तो हमारा सर्किट वापस क्लोज हो जाता है। करंट परमानेंटली ज्यादा नहीं आती है, कुछ टाइम के लिए ही ज्यादा आती है। जब आती है तो वो क्लिप नीचे हो जाती है, फिर हम जब लाइट्स बंद हो जाती हैं तो देखने जाते हैं बाहर मीटर की तरफ। जैसे हम देखते हैं कि अरे क्लिप नीचे हो रखी है, तो उस क्लिप को वापस उठा करके फ्यूज सही कर देते हैं। ये यहाँ पे भी हम वायर लगाते थे, लेकिन ये वाला तरीका जो है बार बार इलेक्ट्रिक सर्किट में हाथ डालने वाला होता था। अब हमारे घर पे अलग अलग टाइप के फ्यूज यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? तो भाई सपोज करो कि हमको करंट की डिमांड की जरूरत है 2 एम्पियर और फ्यूज लगा हुआ है 1 एम्पियर वाला ही, कि 1 एम्पियर से ज्यादा की करंट पे ब्रेक हो जाए। तो ऐसे फ्यूज भी थोड़ी होने चाहिए। तो फ्यूज की अलग अलग रेंज होती है। ये रेंज होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर रेंज के हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन के केस में ये फ्यूज की रेंज जो होती है वो 5 एम्पियर होती है। ये डाटा याद रखना बच्चों। इलेक्ट्रिक आयरन के केस में ये जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो कितने एम्पियर की होती है? 5 एम्पियर की। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन में 5 एम्पियर से कम तक के अगर करंट जाएगी तो आराम से काम करेगी, उससे ज्यादा पे फ्यूज उड़ जाएगा आयरन का, फिर आपको फ्यूज चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर का। किसका? इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों हमको कुल मिला के डिवाइसेस जो भी हम यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस से वर्क कराना है। जैसे फैन जो होता है वो हवा विंड देने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने हाथ से अगर बुक्स को इधर उधर करें हमको हवा तो आएगी, लेकिन लगातार कौन करेगा? फैन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फैन हमारी गर्मी नहीं हटा पा रहा है, मतलब फैन हमको इतनी हवा नहीं दे पा रहा है, तो हम कूलर का यूज करते हैं। कूलर हवा भी देता है और ठंडी भी देता है। तो इससे भी काम नहीं चल रहा हो तो हम एसी का यूज करते हैं। एसी जो है वो ठंडी विंड देता है, कूलर की तेज नहीं, कूलर में जितनी तेज नहीं देता, लेकिन ठंडी विंड देता है, उससे पूरा रूम ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो हम तीनों डिवाइस से क्या करा रहे हैं? वर्क करा रहे हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज्यादा पावरफुल तो बोलोगे सर एसी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो होता है पोटेंशियल और करंट का प्रोडक्ट। पोटेंशियल और करंट का प्रोडक्ट। V की जगह अगर IR रखें तो हमारी पावर हो जाएगी I²R, और I की जगह अगर V/R पुट करें तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया क्या? V²/R। पावर की यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। इसके साथ ही अपने सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर के बाद सबसे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने देखा था चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद हमने देखा क्या? पावर। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय।